जैसे कि सामान्य कहा है कि इंटरेस्ट विच इट हैज ड्यूटी एंड डिस्ट्रिक्ट मीन्स हित और आपकी प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। तो यहाँ अधिकार जो है वो दोनों चीजों को कवर करते हैं, एक हमारी सुरक्षा की गारंटी देते हैं और एक हमारे हित का संरक्षण करते हैं। ये मैंने प्रॉपर नोट्स बना दिए हैं आप लोगों के लिए, तो ये आपको एग्जाम के पर्पज से बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए इसमें एक पार्ट है इसेंशियल कंडीशंस ऑफ लीगल राइट्स अकॉर्डिंग टू सामंत। अब मैंने बार बार आप लोगों को बोला है, कोई भी नया टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं पढ़ते हैं, आप यहाँ पर जब भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे सामंत, ऑस्टिन, डाइसी, ग्रे, केन सबको साथ लेकर चलेंगे। कोई भी चीजें बिना इनके नहीं लिखना है, मेंशन नहीं करना है। यहाँ पर कुछ चीजें इन्होंने इसेंशियल बताई हैं। विधिक अधिकार के लिए कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो जरूरी हैं। द पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे खास चीज कि आपका सब्जेक्ट ऑफ राइट, कि जब हम बात करते हैं किसी अधिकार की तो उसका क्या क्या वो चीज है अधिकार का। एक इसको हिंदी में लिखना, अगर प्रवीण और नवनीत आप लोग हैं, अधिकार का धारण करता, सबसे खास चीज पर्सन ऑफ इनहेरेंस। अब जैसे मैं बोलूं कि कैसे प्रूव होगा ये कि कौन किसका राइट है, किसका अधिकार है, या द पर्सन इन इनहेरिटेंस कैसे प्रूव होगा। तो इसका यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है, वाई परचेज अ वैन फॉर ₹20,000, हियर इज वाई इन द सब्जेक्ट ऑफ द राइट। किसका, उसका क्या, अगर उसने जो भी चीज खरीदी है डेफिनेटली यहाँ पर उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, उसका वही होगा, उसी की चीज है वो, है ना। मीन्स यहाँ पर स्वामी और इसे लिखना स्वामी और स्वामित्व, है ना। और जैसे कि अगर जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि हिंदू लॉ आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि अगर बच्चा अनबोर्न चाइल्ड के भी हमारे यहाँ पर कुछ राइट्स हैं, इफ यू नो, बोर्न के तो ही हैं, अनबोर्न चाइल्ड के भी समवेयर कहीं कुछ राइट्स हैं। तो यहाँ अगर वो व्यक्ति है अनबोर्न भी है तो भी उसके अधिकार यहाँ पर हैं। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए स्वामी है, किसी चीज की ओनरशिप उसकी है, देन डेफिनेटली ये क्या बोला जाएगा कि यह व्यक्ति उस वस्तु का हकदार है। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पर इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको समझना है क्योंकि ओनरशिप समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है। द पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स यहाँ पर होता है अधिकार का धारण करता, इसको लिख लेना सभी लोग, अधिकार का धारण करता। मेरा फोन है, मेरे हाथ में है, मेरे पास इसका बिल है, मतलब यहाँ पर मेरे पास ये अधिकार है कि अगर मेरा फोन कोई चुराता है तो यहाँ पर ये चीज मेरी है, इसको मैं क्लेम कर सकती हूँ क्योंकि ये अधिकार मैंने लिया हुआ है। अपने अधिकारों के लिए क्लेम करने का राइट होना वो कब होगा आपके पास, जब उस चीज के लिए या सब्जेक्ट ऑफ राइट्स आपके पास है, अदरवाइज नहीं। मैंने कल भी आप लोगों को डिटेल में इतना इसलिए समझाया था क्योंकि यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जहां हमारे लीगल राइट्स हैं सिर्फ वहीं हम उनकी रेमेडी ले सकते हैं। अगर ये फोन मेरा नहीं है, किसी थर्ड पर्सन का है, और अगर ये मेरे पास से चोरी हो जाता है तो क्या मेरे पास अधिकार होगा कि मैं इसके फेवर में कोई भी रिलीफ ले सकूं? क्यों? क्योंकि वो चीज मेरी थी ही नहीं, है ना। अब अगर वो चीज मेरी ही नहीं थी तो मेरी कोई ऑनरशिप नहीं होगी उस पर, हो सकता है मेरा पोजीशन हो बट ऑनरशिप नहीं थी, तो ऑनरशिप अगर नहीं है तो मेरा यहाँ हक नहीं बनता है कि मैं उस चीज के लिए किसी भी तरह का क्लेम कर सकूं। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ लेना सभी लोग इसे ठीक से, है ना। फिर कंटेंट्स और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लीगल राइट्स। अब किसी भी अधिकार की अंतर वस्तु, अब अधिकार या तो एक्ट या ओमिशन, इन दोनों से कहीं ना कहीं कोरिलेट होते हैं। कैसे? या तो अधिकार दो तरह से होंगे, या तो अधिकार एक्ट के थ्रू या ओमिशन। मीन्स यहाँ पर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल राइट्स is an essential element. It deals with the subject matter of the legal right. It is related to do something or to refrain from doing certain act or forbearance. It obligates the person to forbear or act in favor of the person possessing a legal rights. Example, why purchase a van for ₹20,000? Here why is the subject of the right, the subject matter has a legal right and he can execute others, है ना। तो यहाँ पर उसके पास जो उसका लीगल राइट है वो क्या हुआ
कि यहाँ पर उसने उस चीज को अगर परचेज किया है तो डेफिनेटली अब उस चीज पर उसका राइट है, ठीक है। तो यहाँ जो भी अधिकार है उसका कंटेंट्स ऑफ द लीगल राइट किसी भी तरह से हो सकता है, या तो एक्ट से या ओमिशन से, दोनों तरह से। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट की, गिफ्ट आप सभी लोगों ने हिंदू लॉ में पढ़ा है, गिफ्ट मतलब दान किया, दान किया मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक व्यक्ति के विधिक अधिकार उस संपत्ति से किसी और व्यक्ति में ट्रांसफर हुए। कैसे? जब उसने ये एक्ट किया कि उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दान कर दी। समझ में आ रहा है? भाई आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? यस मैम। जी देखिए कैसा होता है, जैसे मैंने बताया अब ये क्या था, ये एक्ट था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, एक एक्ट है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पर वो एक्ट क्या करता है, यहाँ उस संपत्ति को ही वो अंतरित नहीं कर रहा है, हिंदी याद रखना, अंतरित करना मतलब ट्रांसफर करना, उस संपत्ति को ही आप अंतरित नहीं करते हैं, आप उसके साथ उस संपत्ति से जुड़े जितने भी विधिक अधिकार हैं वो सारे भी ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि जब किसी, अब क्योंकि हो सकता है आज एक प्रॉपर्टी है वो मेरी है, मैंने कल को उसे किसी और को सेल आउट कर दिया तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी भी किसी और की हो गई, उससे जुड़े विधिक अधिकार भी किसी और के हो गए। क्या हुआ यहाँ पर? पर्टिकुलर कोई एक्ट हुआ। फिर एक चीज होती है पर्सन ऑफ इंसिडेंस। इन्होंने कमी दिया है, आप इसमें 2-3 चीजें और ऐड करिएगा। इसमें लिखिए अधिकार से आबद्ध व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंसिडेंस। और एक होता है अधिकार का स्वत्व या हक, टाइटल ऑफ द राइट। मतलब यहाँ पर किसी भी लीगल राइट्स के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर किसी विधिक अधिकार के बारे में हम बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकार के धारणकर्ता की, मतलब पर्सन ऑफ इनहेरेंस। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था आपको गिफ्ट का, मुझे कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी गिफ्ट करने को तैयार है, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मुझे उसकी संपत्ति दान की, अगले ने मुझे दान किया, मैंने नहीं लिया, अभी क्या मैं उसके ऊपर लीगल किसी भी तरह का क्लेम कर सकती हूँ? डेफिनेटली नहीं। मतलब कि यहाँ जो सबसे पहला वाला जो आपका पॉइंट था, वो पॉइंट ये क्लियर कर देता है कि जब तक आप किसी अधिकार को खुद ऑप्ट नहीं कर लेते हैं, उसे अडॉप्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक वो अधिकार आपका नहीं है ना। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक मैंने कहा कि एक मेरा फोन है, डेफिनेटली अगर वो मेरा है और अगर वो गुम हो जाता है या उससे कोई चोरी करता है तो मैं उसके लिए क्लेम कर सकती हूँ, बट अगर वो मेरा था ही नहीं, वो किसी थर्ड पर्सन का था, तो मैं यहाँ उसे क्लेम कर सकती हूँ क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए, उस फोन के लिए मेरे पास कोई अधिकार या धारण शक्ति, इनहेरेंस पावर मेरा नहीं है। सेकेंड, पर्सन ऑफ इंडिसेंट, अधिकार से आबद्ध व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे वो हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सनालिटी या लीगल पर्सनालिटी में नेचुरल। दोनों चीजें कल मैंने आपको डिस्कस की थी, इसीलिए की थी कि आज जब हम डिटेल में पढ़ें तो आपको चीजें क्लियर हो। विधिक व्यक्ति वो होगा या तो वो प्राकृतिक विधिक व्यक्ति लाइक वी, और या फिर आर्टिफिशियल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी कोई भी हो सकता है। फिर था आपका कंटेंट्स ऑफ लीगल राइट्स। डेफिनेटली कई बार लीगल राइट्स किस तरह से जनरेट होते हैं? किसी तरह के एक्ट से या किसी तरह के ओमिशन से। डेफिनेटली एक्ट ज्यादा पावरफुल है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति के नाम कर दी, मैंने उस प्रॉपर्टी को ही नहीं, उसके साथ जितने भी लीगल राइट्स जुड़े हुए थे वो सारे भी ट्रांसफर किए हैं। इसी तरह एक चीज और इसमें लिखिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट, अधिकार की विषय वस्तु। डेफिनेटली यहाँ हमारे अधिकारों से जुड़ा कुछ सब्जेक्ट मैटर डेफिनेटली होगा।
और एक चीज और मैं बता दूं, ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अलग अलग जूरिस्ट ने कुछ कुछ चीजों को डिनाई किया है, कुछ को एक्सेप्ट किया है। जैसे कि अब सब्जेक्ट मैटर की हम बात करें तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखाई देती हैं, है ना, बट कुछ चीजें ऐसी भी है जो दिखाई नहीं देती। अब अगर दिखाई नहीं देती तो हम कैसे शो करेंगे कि ये क्या था, अधिकारों के संबंध में भी, है ना। अब कुछ विधिक अधिकार ऐसे होते हैं जैसे कि जिसमें आपका सब्जेक्ट मैटर होना जरूरी है, जैसे कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है, हम दिखा सकते हैं कि भाई सब्जेक्ट मैटर क्या है, आपका पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसको लेकर डिस्प्यूट है, जिसके राइट्स का वायलेशन हुआ है। इसी तरह अधिकार का स्वत्व या हक, द टाइटल ऑफ द राइट्स। टाइटल ऑफ द राइट्स मीन्स जिसका उस चीज पर हक है। हक मीन्स स्वत्व, लिख लेना इसे सभी लोग, ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है, स्वत्व हक। टाइटल का एक पूरा टॉपिक है आपका जूरिस्प्रूडेंस में। और आई नो आप लोगों को चीजें थोड़ा सा लेंदी और टफ हो सकती हैं, बट आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा टॉलरेंस रखना है और समझने की कोशिश करना है ना। तो यहाँ पर इसेंशियल पार्ट अगर हम देखें तो हमारी 5 चीजें हमारे लिए इसेंशियल्स होती हैं इसमें। सब्जेक्ट मैटर होता है, द पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस होता है, कंटेंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर और टाइटल और पर्सन ऑफ इंसिडेंस। ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपके लीगल राइट्स के मेन एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये तो हम पढ़ चुके हैं आई थिंक, थ्योरीज रिलेटेड टू द लीगल राइट्स। इंटरेस्ट थ्योरी मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, जैसे कि जहां पर देयर इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ, दे आर नॉट क्रिएटेड बाय एनी स्टेट्यूट। कुछ ऐसे हक हैं, कुछ ऐसे हमारे इंटरेस्ट होते हैं जो कि हमारे राइट्स को, हमारे राइट्स के लिए बहुत जरूरी है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हमने कल दोनों टॉपिक पढ़ लिए थे, इसलिए आगे का पढ़ेंगे। विल थ्योरी भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी, पढ़ना है किसी और को फिर से, कल समझ आ गया था आई थिंक। विल और इंटरेस्ट थ्योरी मैंने पढ़ाई थी कि यहाँ पर ये 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं कि अधिकार हम इन 2 चीजों को से जुड़े हैं, एक हमारे हित से जुड़े हैं और एक हमारे विल से जुड़े हैं। अब जैसे कि पहले मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जब हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना स्ट्रांगली उसके लिए रिलीफ चाहते हैं, मीन्स हमारा विल पावर, है ना। तो यहाँ ये दोनों चीजें कल हम लोगों ने पढ़ी थी। देखिए अब यहाँ से हम लोग राइट्स, इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट्स, राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सोना। ये है ना एक मैक्सिम है, इसको लिख लीजिएगा सभी लोग। द राइट्स इन रेम एंड द राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज। द राइट्स इन रेम का मतलब क्या होता है? द राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज। फॉर एग्जाम्पल अ क्राइम कमिटेड अंडर IPC बिकॉज इट इज अ crime committed against the state. Right in persona means right that available against an individual. Examples of breach of contract, where when there is a breach of contract, the party who has performed the act files the suit against the breaching party. Right in persona is temporary in nature, which can be converted into right in rem. Right in rem is a permanent in nature. 2 चीजें यहाँ पर आप लोगों ने देखी, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना। इसे आप लोग लिख लीजिए चाहे तो। क्या होता है, 2 तरह के यहाँ पर उन्होंने क्राइम बताई। ये सारी चीजें कल मैंने आप लोगों को, इसीलिए ओवरऑल एक जो डिस्कशन हमने किया था वहां पर मैंने सारी चीजें डिस्कस की थी। अगर आप लोगों को समझ पाए हो तो, जैसे मैंने कल कहा था कि अगर मान लीजिए कि कोई क्राइम होता है, देन डेफिनेटली अ क्राइम कमिटेड अंडर IPC बिकॉज इट इज अ क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट। क्या हुआ यहाँ पर कि वो क्राइम क्या माना जाएगा कि अगर किसी की बॉडी के अगेंस्ट, किसी के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम हुआ है तो डेफिनेटली हम उसको किस में लेते हैं? क्रिमिनल में लेते हैं। क्रिमिनल लेते हैं, पुलिस सिस्टम अपना काम करेगा, आप चाहें या न चाहें पुलिस अपना काम यहाँ करेगा ही करेगा। अगर किसी के घर में कोई मर्डर हो जाता है और कोई व्यक्ति बोल दे कि नहीं हमें तो इसके खिलाफ रिपोर्ट फाइल नहीं करनी है,
आप रहने दीजिए, हमें ट्रायल नहीं चलाना है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि आईपीसी में उसे क्राइम की कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है, मीन्स मेरे सिविल राइट्स का वायलेशन हुआ है, देन इट इज डिपेंड ऑन मी ओनली कि क्या मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि मैं अब उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई रेमेडी लूँ या ना लूँ। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा खुद का है, मुझे देखना है कि मुझे लेना है या नहीं लेना है ना। तो इसलिए यहाँ पर राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीजें आप लोगों के लिए कि आपको ये याद रहे। और ये एक हमें बताता है कि एक तरफ तो आपके पूरे ओवरऑल स्टेट के अगेंस्ट अगर किसी तरह का कोई क्राइम होता है तो, या फिर किसी पर्सन के अगेंस्ट होता है तो, हुआ दोनों में ही आपके राइट्स का वायलेशन है। एक जगह हुआ है इंडिविजुअल के अगेंस्ट, एक जगह हुआ है स्टेट के अगेंस्ट, है ना। फिर पॉजिटिव राइट्स एंड नेगेटिव राइट्स, सकारात्मक और नकारात्मक। A positive right is a right when some action needs to be done by the person who has the corresponding duty. जब किसी काम को किए जाने की नीड हो, the person on whom the duty lies must perform some positive acts. अब देखो यहाँ पर दो पैरेलल चीजें चल रही हैं, एक चल रहा है आपका ड्यूटीज और एक चल रहा है आपका राइट्स। अगर हम बोलते हैं अ पॉजिटिव राइट इज अ राइट व्हेन सम एक्शन नीड्स टू बी डन, सम एक्शन नीड्स टू बी डन का मतलब यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, जिसके ऊपर ड्यूटी वाला पार्ट है। क्लियर? द पर्सन ऑन, क्लियर, समझ आया? किसका माइक खुला हुआ है बेटा? एक मिनट, हम इस अटेंडेंस ले लूं। जहां पर ड्यूटी वाला पार्ट है तो डेफिनेटली जहां पर ड्यूटी वाला पार्ट है वहां क्या होगा कि सामने वाले को अपनी ड्यूटी प्रॉपर फुलफिल करनी है ना। नेगेटिव, द नेगेटिव राइट्स आर द राइट्स विच omit the person from performing certain acts. Negative rights correspond to negative duty. The person on whom such duty is imposed is restrained from performing certain acts. जब हमें किसी चीज को किए जाने का कहा जाता है या हमारे फेवरेबल है किसी पर्टिकुलर एक्ट को किया जाना, वो आपके लिए होगा सकारात्मक। और जब किसी चीज को नहीं वाले फैक्ट के साथ अगर वो चीज होती है तो उसे कहा जाएगा नकारात्मक। पर्सनल एंड प्रोप्रिएटरी राइट्स, personal rights are the right to respect the owner of the right. The personal right has no economic value and the right is to related personal statute or well-being. It's like our fundamental right. और प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स, देखिए यहाँ पर दोनों, एक आपका ये मान सकते हैं हम कि एक हमारा होता है शरीर से संबंधित, एक होता है हमारा प्रॉपर्टी से संबंधित, है ना। तो यहाँ ये दोनों की तरह के राइट्स क्या हमें दिए गए हैं? डेफिनेटली हमारे पास इस तरह के राइट्स हैं और ये राइट्स हमें सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आईपीसी में अलग से इसमें कहीं किसी इंडिविजुअल को मेंशन नहीं किया गया है, पर अगर किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट इस तरह का कोई क्राइम होता है मीन्स ये माना जाएगा कि उसके पर्सनल राइट्स का वायलेशन हुआ है। फिर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स। परफेक्ट राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड, किसी को इसमें कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया, समझना है, जिसको जहां भी प्रॉब्लम हो आप लोग बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, है ना। देखिए परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट्स जो हैं, परफेक्ट राइट्स मींस are protected and recognized by law and the suit can be instituted in the court against the wrongdoer for the breach of it. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, सिंपली हमें समझना है, जहां पर अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर आप उसे इन्फोर्स करा सके या उसके अगेंस्ट किसी तरह का सूट फाइल कर सके, मीन्स इट्स अ परफेक्ट राइट। Imperfect rights are those rights which are neither recognized nor protected by law. If the loan becomes time barred, then he can claim his money back, but it cannot be enforced by law, है ना। फिर
some principles are there, principle and accessories of rights. इसमें एक ही वाली चीज और पहले देख लीजिए, कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल राइट्स। कई तरह के राइट्स होते हैं, डिटेल में जितना आप लोग पढ़ सके उतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा। बोथ द राइट्स are protected by law. The corporeal rights is the rights over the tangible object or material object. Corporeal rights are having the rights over the object which can be seen, touched and perceived. जैसे कि जिसे हम छू सकते हैं। I purchase the watch has physical existence, so I have a corporeal right over on it. Incorporeal right कैसा होता है? जैसे like reputation। देखो इसका हिंदी एक मिनट पर कहीं मिलता है। इसका हिंदी देख लेना, आप लेना, अगर नहीं समझ आता है तो मुझसे पूछ लेना। यहाँ सिर्फ आपको एक तरह से इसको फिजिकल और नॉन फिजिकल भी बोला जा सकता है, जैसे कि कॉर्पोरियल जैसे कि हम छू सकते हैं, इनकॉर्पोरियल जैसे हम नहीं छू सकते, जैसे इनकॉर्पोरियल राइट इन द राइट ओवर द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एग्जाम्पल राइट टू रेपुटेशन। अब हमारी मानहानि के लिए अगर कुछ होता है तो हम मानहानि का भी दावा लगाते हैं ना। अब यहाँ पर ये तो नहीं है कि आप उसका जब आपका उल्लंघन होता है तो आप उसके लिए, अब ये चीज दिखने वाली तो नहीं है बट इसके अगेंस्ट भी हम अपना केस फाइल करते ही करते हैं, है ना। तो ये एक उस तरह का पार्ट है। और इसके ऊपर आपका एक पोर्शन गया है राइट इन रे एलियन एंड राइट इन रे प्रोप्राइयर। इसका मतलब हिंदी में जो होता है वो लिख लीजिए, स्वसंपत्तिक तथा पर सांपत्तिक अधिकार। एक एग्जाम्पल से इसे समझना। मान लीजिए मेरी खुद की ओन प्रॉपर्टी है, मैं अपने घर में रहती हूँ, मेरा खरीदा हुआ घर है, वो क्या होगा? राइट इन रे प्रोप्रिया। अब सेम चीज हुआ कि घर किसी और का है, मैं उस पर टेनेंट हूँ, क्या हुआ? राइट्स इन रे अलायंस। मीन्स जब हम किसी और व्यक्ति के अधिकार, किसी व्यक्ति के स्वामित्व किसी और का है, ऑनरशिप किसी और की, बट पोजीशन आपका है, देन यहाँ पर ये हो जाएगा राइट्स इन रे एलियाना। और जहाँ पर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर जो उससे मिलने वाले अधिकार हैं वो आपके पूरे आपके हैं। अब है ना, एक चीज मुझे यहाँ आप लोगों से समझनी, अगर आप सब लोग अटेंटिव हैं तो डेफिनेटली यहाँ किसी न किसी के पास ये क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे कि शांभवी मुझे दिखाई थी, तो शांभवी सी मेरा क्वेश्चन है। सच में आप लोगों को कैमरा ऑन करके रखना चाहिए, वो तो हम लोग का पीपीटी का इशू रहता है। शांभवी माइक ओपन करो। यस मैम। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ। यस मैम। हाँ, अभी जो मैंने चीज पढ़ाई आपको, क्या था हमारा? राइट्स इन रे प्रोप्रिया एंड राइट्स इन रे एलियन। अब ये जो चीज है ये किस चीज को बिलोंग करती है? मैंने दोनों का एग्जांपल भी दिया कि एक प्रॉपर्टी मेरा खुद का घर है जिसमें मैं रहती हूँ, डेफिनेटली यहाँ पर मेरे खुद के राइट्स हैं। अब एक एग्जांपल ये था कि कहीं पर मैं टेनेंट हूँ, तो यहाँ डिफरेंस क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? बताओ। मैंने बार बार आप लोगों से, एक मिनट, मैंने बार बार सभी को कहा है, मुझे पता है ज्यूरिस्प्रूडेंस में फिलॉसफी है और आपको पढ़ते टाइम हो सकता है, सुनते टाइम भी समझ नहीं आता है, पढ़ते टाइम भी नहीं आता, बट इतना ज़्यादा
इजी मेथड है। इजी इसलिए है, एक बार डीप थोड़ा सा एक अच्छे से पढ़ोगे तो सब क्लियर होगा, बट इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे कि ध्यान देना बहुत जरूरी है। बताओ, अब पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दो शाम्भवी, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। मैम, राइट एंड रे प्रोप्रिया मीन्स जो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है और हमारा खुद का घर है और हम वहाँ रह रहे हैं। एंड राइट एंड रे एलियन प्रॉपर्टी है और हम वहाँ पे टेनेंट है या रेंट पे रह रहे हैं। देखो यहाँ पर ये क्यों बताना जरूरी है, या फिर जूरिस्प्रूडेंस में इस तरह की चीजें क्यों डिस्कस की गई, चलिए ये जरूरी क्यों है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी, अभी आप लोग एकोमोडेशन एक्ट पढ़ेंगे ना तो और क्लियर होगा। अब मान लीजिए कि मैंने किसी से 4 कमरों का एक घर रेंट पर लिया है, ठीक, मेरा खुद का है वो तो चलिए क्लियर ही है, आप लोग को उतना क्लियर ही है कि भाई मेरा खुद का घर है तो उस पर हर एक चीज पर मेरा पोजीशन है, मेरा राइट है, मेरा सब कुछ है, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि मैं कहीं पर टेनेंट हूँ, अब मेरे टेनेंट होने के नाते कितने अधिकार हैं और कितने नहीं हैं, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके जूरिस्प्रूडेंस में बता दिए गए हैं। जितने भी आपने टॉर्ट्स भी जब पढ़ा होगा, आप लोगों ने कई तरह के सिविल रॉन्ग्स पढ़े हैं। अब मान लो कि भाई मैंने 4 रूम का एक घर किसी से रेंट पर लिया है, तो उस 4 कमरों के मकान को मुझे सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टी को यूज करना है, उतने के लिए ही मैं यहाँ पर मेरा अधिकार है। क्या मैं उसे किसी और को दे सकती हूँ? नहीं, बिना ऑनर के पूछे हुए, परमिशन लिए बगैर नहीं। मीन्स मेरे अधिकार कैसे हो गए? सीमित हो गए, लिमिटेड हो गए। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें बार बार डिस्कस की जाती हैं कि जहां आपके अधिकार कितने हैं। क्या मैं खुद 3 कमरों में रहकर एक कमरा किसी और को रेंट पर दे दूं और मैं उससे बेनिफिट लेने लगूं, क्या ये सही होगा? नहीं, गलत होगा। मैंने उसके, हाँ, अगर मैंने ऑनर के नॉलेज में ले लिया है देन मैंने किया है, देन इट्स ओके, बट अगर उनके नॉलेज में नहीं और मैंने किया है तो डेफिनेटली गलत है। मीन्स यहाँ पर आपके अधिकार किस चीज पर कितने हैं, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। और अधिकार वाला जितना भी पोर्शन जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, इसमें यही जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये सारी उसी से रिलेटेड है कि जब हम अधिकार की बात करते हैं, जैसे कितने तरह के अधिकार अभी हम लोगों ने देखे, उन सभी में आपको डीप स्टडी की अगर मैं बात करती हूँ तो बार बार मेरा यही कहना है कि यहाँ जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि अभी हमने देखा राइट्स एंड री-एलियंस एंड प्रोप्रारिया, यहाँ ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि आपके अधिकार किस लिमिट तक कितने जाते हैं और किस लिमिट तक नहीं है। इसके पहले हमने, है ना, तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, अब जैसे अधिकार मैंने बोला कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी के वायलेशन होने पर तो मैं क्लेम कर सकती हूँ, पर अगर मेरी रेपुटेशन पे किसी ने कोई वो किया है, उसके राइट्स का उल्लंघन किया है, तो मैं क्या करूंगी? तो यहाँ पर अगर वो मेरा अधिकार है, कहीं मेंशन किया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं उसके लिए भी सूट फाइल करूंगी, और हमारे यहाँ इस तरह का लॉ है ना। फिर लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स। इक्विटेबल का मतलब होता है सामयिक, लिख लेना इसको। स्वामिक का मतलब एक होता है इक्विटी, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक बार कहा भी था, इक्विटी का मतलब होता है सही, उचित, विवेकपूर्ण, रीजनेबल, ऑनेस्टी, कई सारी चीजें हम इसमें शामिल कर सकते हैं। मीन्स यहाँ इक्विटी मीन्स वो सारी चीजें जो सही हैं, उचित हैं, युक्ति युक्त हैं, रीजनेबल हैं। अब विधिक अधिकार तो डेफिनेटली आपके कैसे हैं कि हैं ही, है ना, आज की डेट में क्योंकि लॉ बन चुका है तो कई सारे ऐसे विधिक और सामयिक अधिकार हमारे बने हुए हैं। पर अब कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो कि जिसे कि विधि मान्यता प्राप्त हैं और जो इक्विटी के ग्राउंड पर जरूरी हैं और जैसे कि ऑप्टेबल है, मीन्स जिसे कि ऑप्ट किया जा चुका है। तो यहाँ, और ये पता है सबसे ज्यादा इस चीज को कब मान्य, मतलब इन चीजों को कॉमन लॉ में लिया जाना चाहिए या नहीं, ये 1873 में एक जुडिकेचर एक्ट पास हुआ था। उस टाइम पर इंग्लैंड में इस तरह के
डिस्कशन हुए थे कि लीगल राइट्स में किन किन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। क्या लीगल राइट्स में इक्विटेबल राइट्स भी हों, इक्विटेबल राइट्स में वो किस कैटेगरी तक हो, उसका लिमिटेशन क्या हो, और इसीलिए हमारे यहाँ पर हमने जब राइट्स बनाए हैं तो हमने यहाँ पर किसी भी तरह का ये नहीं किया है कि आपके इक्विटेबल राइट्स को और लीगल राइट्स को हमने अलग अलग रखा है, कहीं भी इस तरह से नहीं किया गया है। नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइन, जो चीजें मैंने बोली सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। अभी आप देख सकते हैं इक्विटेबल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द इक्विटी कोर्ट और द कोर्ट ऑफ चांसलर। द बेसिक प्रिंसिपल इज नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइन। गुड कंसाइंस मीन्स एक विवेकपूर्ण जो होती हैं चीजें, जैसे कि किसी भी, जैसे कि अगर हम मॉर्गेज का ही ले लें तो अब मॉर्गेज के जब हम रूल्स बनाए गए हैं तो उसके लिए क्या उसमें कितने शर्तें हों, क्या क्या हो। देखो सिविल से रिलेटेड है इसलिए सिविल वाला पार्ट थोड़ा सा देखकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे बाकी के राइट्स को तो हमको पता ही है कि भाई अगर बॉडी के अगेंस्ट या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वॉयलेशन होता है तो हम उसमें चले जाएंगे, बट अगर सिविल की हम बात करते हैं तो यहाँ हम सिर्फ सिविल राइट्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली वो चीजें क्लियर भी तो हो, है ना। फिर है आपका प्राइमरी एंड सैंक्शनिंग राइट्स। अब कुछ तो आपके प्राइमरी राइट्स हैं। द प्राइमरी राइट्स इज इम्पोर्टेंट एंड इज वेरी बेसिक राइट्स। बेसिक मीन्स कैसे, जो कि आपके हैं, हमारे पास हैं ऑलरेडी, इंडिपेंडेंट इन नेचर। बट कुछ कैसे हैं, sanctioning rights are resultant rights, they are supporting rights to primary rights। मीन्स यहाँ पर जब आपके अधिकारों के अगेंस्ट किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, they are rights in persona। you can see the persona word अभी हमने डिस्कस किया है, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना। याद रखिएगा ये मैगजीन से ये पूछी जाती है, इन पर कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके जो इसका। तो they are right in persona which results from some wrongdoing। example, it is arise when there is an infringement of primary rights। हमारे किसी भी तरह के प्राथमिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो आपके सैंक्शनरी मीन्स शास्तिक, शास्तिक इसको लिख लेना आपने ना, शास्तिक राइट्स जो होंगे, अधिकार होंगे, उनको एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली वो होने लगेंगे। जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी को किसी ने चुरा लिया, ठीक है, मेरे प्रथम अधिकार का उल्लंघन हुआ, कौन सा, कि मेरी संपत्ति पर सिर्फ मेरा अधिकार है। दिस इज माय प्राइमरी और बेसिक राइट। क्लियर। अब उसे किसी ने चुरा लिया, अब अगर उसे किसी ने चुरा लिया तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा, सैंक्शनिंग राइट्स, कि उस संपत्ति पर क्योंकि मेरा अधिकार है तो अगर उसे किसी और ने लिया है तो उसे पनिश किया जा सकता है। क्लियर। देन पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स। द पब्लिक राइट इज द राइट दैट एक्सरसाइज बाय द स्टेट, है ना, और प्राइवेट राइट्स जो कि हमारे खुद के होते हैं। वेस्टेड एंड कॉन्जिनेंट राइट्स, निहित और क्षमास्त्रित अधिकार, इसको लिख लो आपने ना। कुछ अधिकार कैसे होते हैं, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं, मैं लास्ट में एक बार पूरा रीड कर दूंगी अधिकारों को हिंदी में, तुम लिख लेना उसको, है ना। कैसा होता है, निहित और क्षमास्त्रित, वेस्टेड एंड कॉन्टिजेंट राइट्स। अब देखिए कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो है ही, जैसे कि मैं अपने पिता की संतान हूं तो मेरे पिता की प्रॉपर्टी में मेरा राइट है, इट इज कॉल्ड वेस्टेड, है ना, उसमें कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये है, जैसे कि अगर बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के साथ उसके अधिकार, उसका उस परिवार के साथ जुड़ जाना कैसा है, उसका वेस्टेड राइट है, कि उसको अलग से नहीं जाकर पता करना है कि मेरी कास्ट क्या है, मेरा धर्म क्या है। उसके पेरेंट्स के साथ उसे वो सारी चीजें मिल गई, उसके जन्म के साथ उसे वो सारी चीजें मिल गई, वो कौन सा अधिकार हुआ, उसका वेस्टेड राइट। पर कुछ ऐसे होते हैं जो किसी घटना पर आधारित होते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने जन्म लिया, उस बच्चे को जन्म के तुरंत बाद आपने किसी और को अडॉप्ट करवा दिया, है ना, हो सकता है धर्म भी अलग हो या कास्ट अलग हो। अभी क्या हुआ, पेरेंट्स भी बदल गए, आपके अधिकार बदल गए, वह बच्चे के अडॉप्शन के साथ उस बच्चे के जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स थे, उसके दूसरे जितने भी राइट्स थे वो कहाँ हो गए, उसकी जो दूसरे पेरेंट्स हैं जिसने कि उसे अडॉप्ट किया है उनमें कन्वर्ट हो गए।
तो वो कौन सा हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशंस के साथ कुछ घटना का घटित होना हुआ, है ना। तो यहाँ पर वेस्टेड राइट्स और कॉन्टिजेंट राइट्स। अब ड्यूटी वाला पार्ट कल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गया है। हाउ लीगल राइट्स इज इन्फोर्स, कैसे होंगे? अब ये तो बहुत सिंपली आप सभी लोगों को पता है, ये वाली मैगजीन भी याद रखिएगा, यूबी जस्ट ईबी रेमेडियम, विच मीन्स वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा सभी लोग, और राइट्स वाले क्वेश्चन में मैं ये कहूंगी कि इंट्रोडक्शन के भी पहले इसको आप लिख लो, यूबी जस्ट एबी रेमेडियम, विच मीन्स वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां हम अधिकारों की बात करते हैं, जहां अधिकार है वहां उपचार है, सुना है ना सभी ने? ये वही है। और ये इस लीगल, इसकी ये जो मैगजीन है, ये मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर अधिकार है वहां उपचार है, मीन्स अगर हमारे राइट्स का वायलेशन होता है देन डेफिनेटली उनके लिए रिलीफ होता ही है। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स अगर हमें दिए गए हैं, उसी के साथ हमें आर्टिकल 32 प्लस 226 भी दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट वाला अगर पार्ट है तो आप सभी को क्लियर है। इवन इट इज, आप नीचे एक लाइन देखिए, इट इज गवर्न बाय स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। हमारे यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी है कि अगर कहीं कोई चीजें ऐसी हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड करती हैं, देन इट विल बी इन्फोर्सेबल बाय स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ही वो एप्लीकेबल होंगी। क्लियर? ड्यूटीज वाला पोर्शन कल पढ़ेंगे। समझ में आया सभी को? थोड़ा सा देख लीजिएगा इसे, कुछ हिंदी इंग्लिश का अगर है इशू तो मुझसे बात कर लीजिए। आप रीना, नवनीत, है ना, विजय। हम आप तो देते हैं ना नोट्स हिंदी में, इसके हैं ऑलरेडी और भी विधि शास्त्र के। हाँ हाँ, मैं और अगर होंगे तो मैं तुम्हें No और problem. भी प्रोवाइड कर दूंगी इसके। और इवन बुक लेकर कभी भी Yes, शाम में ma'am. कॉल कर लो, तो जो भी इश्यूज हो मुझसे समझ लेना, Yes, ma'am. जी मैम। है ना। Thank you. ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। पढ़ लीजिए भाई, किरण, शांभवी, अर्शिया, दिशिका, है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। ओके मैम।